लड़ाई चाहे दो व्यक्तियों में हो या दो परिवारों में या दो देशों में, बर्बादी लेकर आती है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आजकल रूस और यूक्रेन में जो लड़ाई हो रही है, किस तरह से उसने बर्बाद कर दिया है और बर्बादी लेकर आई है। वहाँ की खूबसूरत इमारतें, खूबसूरत सड़कें बर्बाद हो गई हैं। वहाँ के हज़ारों लोगों की हत्याएं हो गई हैं जो मौत के घाट उतार दिए गए हैं। वहाँ पर हमारे भारतीय नागरिक भी फंसे हुए हैं, जिसमें बिजनेसमैन हैं, नौकरी करने वाले हैं और स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स में रामपुर के एक मोहल्ला है लाल मस्जिद, यहाँ के शाहनवाज खां हैं। उनकी बेटी मुनीबा वहाँ पर डॉक्टरी पढ़ने के लिए गई थी, लगभग दूसरा साल था उनका वहाँ पर। ये बड़ा ऊपर वाले का कर्म हुआ है कि वो खैर आफियत से वापस घर आई हैं और आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं कि उन्होंने जो इस बीच में उनके ऊपर कैसी गुजरी, क्या गुजरी, क्योंकि हम लोग जो सेलुलाइट पर देख रहे हैं, कि पर्दे पर देख रहे हैं, वो अपने सामने से देख कर आएंगे। मुनीबा, आप चूँकि अभी तो बहुत छोटी उम्र की हो, आप वहाँ पर आपकी दाद है इसमें कि आप वहाँ से सही सलामत से और बिल्कुल उसमें वापस आई हैं। क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, थोड़ा शेयर कीजिए आप हमारे साथ में इसमें। वहाँ पर बॉर्डर पे हम लोगों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज मिली। सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पार्ट बॉर्डर से था। वहाँ पे एम्बेसी का कोई भी पर्सन नहीं था। वहाँ पे हमें सब कुछ खुद से ही करना था। वहाँ पे लोग अपनी पूरी रात वहाँ पे बिता रहे थे। वहाँ पे कोई जगह नहीं थी, कोई फूड वाटर कुछ किसी चीज़ का अरेंजमेंट नहीं था। तो वहाँ पे बॉर्डर पे भी 4 to 5 स्टूडेंट्स करके वो पास कर रहे थे स्टूडेंट्स को, और घंटों के लिए बॉर्डर बंद रहता था फिर बाद में। तो वहाँ पे निकलना बहुत बड़ी बात थी वहाँ से। सबसे पहले जब अटैक वजह से पहला बॉम्ब गिरा, आपको पता चला कि आप लड़ाई शुरू हो गई, उस वक्त क्या एहसास था आपका? उस वक्त थर्सडे की सुबह थी उस दिन, जब हमें न्यूज़ मिली कि वहाँ पे कीव की किसी सिटी के पास वहाँ पे एक्सप्लोजन्स हुए हैं। तो उसके नेक्स्ट डे ही हमारी सिटीज़ पे यूनिवर्सिटी के पास एक्सप्लोजन्स हुए। हमारे जो प्राइवेट हॉस्टल था उसके सामने भी 3 एक्सप्लोजन्स हुए थे। तो उस दिन है ना थोड़ा। आप जिस यूनिवर्सिटी में थी, क्या नाम है उसका? इवानो फ्रांकिस्क। अच्छा। तो सबसे पहले वहाँ पर जहाँ पे उसके पास ही हुआ था कहीं जी। तो तब थोड़ा वहाँ पे सब लोग थोड़ा पैनिक करने लगे। वहाँ पे सारे स्टोर सब फिल हो गए, वहाँ से सारे स्टॉक सब ख़त्म हो गया। सब ने अपने घर में ला के सब जमा कर लिया। फिर बाद में वहाँ पे सब इवैक्यूएट होने के प्रोसेस पे शुरू हुए थे वहाँ से। लड़ाई शुरू होने की शायद आज 9वां या 10वां दिन है। जी। आप 8वें दिन यहाँ पे इंडिया में शायद वापस आई जी। ये 8 दिन जो आपने वहाँ पर गुजारे, ये इसमें आपको मतलब क्या फील हुआ कि किस तरह से कि अचानक से ये सब कुछ हो गया कि मैं जिंदा वापस जाऊंगी या मिलूंगी अपने घर वालों से, नहीं जाऊंगी, कैसा हुआ? हमें कोई उम्मीद नहीं थी कि हम लोग वापस आएंगे वहाँ से। उस वक्त बस हम लोग रात भर बस अलर्ट रहते थे। वहाँ पे सो नहीं रहते हम लोग, क्योंकि खाने पीने को आपको मिल रहा था? जी, हम लोग ने स्टॉक्स में कर लिए थे उस वक्त चीज़ें सारी, लेकिन हम लोग रात को अलर्ट रहते थे क्योंकि हमें नोटिस मिले थे कि कभी भी अगर कोई सायरन अगर हुआ तो हमें सीधा बंकर्स में जाना है। हमारे पास लोकेशंस आई थी वहाँ पर, तो इसलिए हम लोग नहीं सो रहे थे वहाँ पे। हम लोग बस इसमें ही लगे हुए थे। फिर बाद में थोड़ा करने के बाद हम लोग सब हॉस्टल में वहाँ पे जमा हो गए थे ताकि सब। हमने सुना है कि आप पैदल भी चली काफ़ी। जी। कितने किलोमीटर पैदल चलना पड़ा? 15 किलोमीटर वहाँ से हमें चलना पड़ता। बसेस हमारी अरेंज हुई थी, वो भी हम लोगों ने सबने मिलके ही कंट्रीब्यूट करके करा था, क्योंकि हमारे जो एजेंट थे उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी थी, मसरूर सर जो हैं। उनके बिना हम लोग बॉर्डर पास नहीं कर पाते। सरकार के जो डिप्लोमेटिक वहाँ पे काम कर रहे थे, उनसे कोई मदद नहीं मिली थी आपको? नहीं, सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट ने हमें सिर्फ फ्लाइट्स अरेंज करी थी, बट वहाँ पे कुछ नहीं था। वहाँ पे कोई वहाँ पे नहीं दिखा था। बॉर्डर भी हम लोग को मसरूर सर ने ही पास कराया था। वहाँ पे आगे जाके जितने भी फैसिलिटीज़ हमें दी थी सब रोमानिया के पीपल्स ने दी थी। आप जो ये मेडिकल का जो कोर्स कर रही थी, कितने साल का कोर्स था आपका ये 6 इयर्स का। 6 इयर्स, 2 साल हुए थे? 4 साल? फर्स्ट ईयर 5 साल बाकी हैं जी। तो अब लड़ाई खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद क्या प्रोग्राम है, क्या बनाया हुआ है आपने, क्या सोचा? अभी तो जाना है उसके बाद हौसला है अभी जाने जी। इतना सब कुछ झेला है तो अब तो जाना है। देखिए, ये बच्चे हैं हमारे यहाँ के इंडियन बच्चे हैं, ये कितना हौसला है, ये सब कुछ देखा है वहाँ पे, इन्होंने लड़ाई झगड़े देखे हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं वहाँ पे जाना है। हमारे साथ में इनके वालिद साहब शाहनवाज खां मौजूद हैं, जो बहुत काबिल आदमी हैं। आइए उनसे भी कुछ जानकारी लेते हैं कि उन्होंने कैसे झेला इस बीच के अंदर। शाहनवाज भाई, आपकी चूंकि बच्ची वहाँ पर थी और जब लड़ाई की खबर आपको मिली जी, तो क्या आपका पहला रिएक्शन था? अंदाज़ा तो हमें पहले से था, तकरीबन को 15 दिन से पहले से था अंदाज़ा इस बात का कि ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन हैरत की बात है कि गवर्नमेंट को अंदाज़ा नहीं हुआ। प्रिकॉशंस भी लेने चाहिए थे। जी।
बाकी कंट्री के लोग क्या कर रहे थे इससे मतलब नहीं था, लेकिन कम से कम इंडियन गवर्नमेंट ये कहती है वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ को कि भाई 15 दिन पहले कि भाई आप हमारे बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस करिए, और लिहाजा हम बच्चों को एजुकेट करवाते हैं। जैसे कोविड में यहाँ पे हुआ था इस टाइम। एडवाइजरी पहले उस टाइम एडवाइजरी जारी होनी चाहिए थी कि हम सबके माँ बाप से कह रहे हैं कि हम फ्लाइटें भेज रहे हैं, टिकट भी हाइप नहीं होते, टिकट एयरलाइंस को भी गाइडलाइन मिलनी चाहिए थी कि भाई 20,000 से ज़्यादा का टिकट नहीं करोगे तो उसके बाद ये भी नहीं होता कि किसी को फ्री में भी लाने की ज़रूरत नहीं थी, सब माँ बाप कम से कम। लेकिन पैसे पहुँचे हुए थे 60, 80, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, कौन पे करेगा? कैसे कैसे करेगा? तो आदमी यहाँ से भेजता अपने बच्चों को, जैसे कि हर एक के पास घंटी थोड़ी रखी हुई है नोटों की। तो उस वक्त में क्या था, मुझे अंदाज़ा था इस बात का क्योंकि मैं ऑल ओवर सब तरफ नज़र रखता हूँ हर चीज़ की। तो मैंने उनसे कहा था मैं थोड़ा सा स्टॉक कर लो अपने। मुझे डर ये था कि कर्फ्यू वगैरह लग सकता है, बाउंडेशंस हो सकती है, तो खाने पीने की परेशानी नहीं है। मतलब आपको ये लगा था कि वार हो सकती है क्या? वार का मुझे भी आइडिया नहीं था कि वार हो सकती है, ऐसा अटैक हो सकता है। तो मैंने इनसे कहा मैंने तुम कुछ चीज़ों का स्टॉक कर लो ताकि तुम्हारे लिए कल को दूसरे बच्चे नहीं कर पाए तो उनकी हेल्प हो सके। खैर वो नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद अब इन देखिए जिनके ज़रिए, मैं तो फिर ये कहूँगा कि जिनके ज़रिए भेजा था उन्होंने सारा रोल अदा करा, एक गार्जियन का रोल भी अदा करा, एक गवर्नमेंट का रोल भी अदा, एक इंडियन नेशनल होने का भी रोल अदा करा, और एक दोस्त और हमदर्द होने का भी रोल अदा करा। उन्होंने जैसे इंडियन डिप्लोमेटिक को जो रोल अदा करना चाहिए था वो रोल कहाँ अदा हुआ इन लोगों ने कहा? वो तो कहीं नहीं हुआ। वो तो ये होना चाहिए था इन्हें कम से कम कि ये अपने हर बॉर्डर पे कम से कम 50 लोग ट्रेन भेजते, वहाँ पर इनके एम्बेसडर बैठे हुए थे, वहाँ बाहर खाली फ्लाइट जो जा रही थी। हाँ, उससे पहले 200 लोग भेजे होते, 4 बॉर्डर खोले थे, 50-50 आदमी हर बॉर्डर पे छोड़ देते, ट्रेंड आदमी होते हर तरह से, दोनों एम्बेसी से कार्ड मिले हुए होते, यूक्रेनियन एम्बेसी से भी और जिस बॉर्डर पे तो उस एम्बेसी से भी कार्ड मिले होने चाहिए। प्लस जो उनके एम्बेसडर उस कंट्री में बैठे थे उनसे कहा था, वहाँ पर एनजीओ बड़ी एक्टिव रहती हैं और बड़े बेचारे हेल्पफुल होते हैं लोग, उनसे कहा था कि 50-50 वॉलंटियर हमारे लिए अरेंज कर लो। आदमी 100 आदमी बहुत होते, अपनी लैंग्वेज बोलते, अपने सब यहाँ से फोल्डिंग टेंट लेके जाते, बच्चा खुला में खड़ा हुआ है -7 -8, अगर वहाँ तक आ भी जाता बॉर्डर तो मर गया वो वहाँ तक आते आते, समझ गया? उसके बाद कैसे वहाँ पर आगे बढ़ेगा वो? 4 घुसा दिया आपने, फिर गेट पे आपका कोई आदमी नहीं है, वो तो ये नहीं कि उन्होंने यूरो एजुकेशन लिंक की सर्विस नहीं है, महबूब भाई हैं, उनसे बेचारों से बड़े अच्छे मामले हुए हैं इनके ज़रिए जब से हुआ। तो महबूब भाई हैं, मसूद भाई हैं, राशिद हैं, अज़मी हैं, प्लस एक और उनसे लेडी जुड़ी, वो भी बेचारी पूना से ऑर्गेनाइज करती, तरन्नुम, उसने भी बेचारी ने अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करती थी बराबर। हम फिर बराबर लगे रहे, कभी इनसे रब्ता कट जाया करता था हमारा तो जरूर से रब्ता रखते थे हम फिर। तो क्या है ना कि हमें प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी हमारी, खाली प्लेन भेज देने से काम नहीं बनता है कि मैंने गाड़ी। अच्छा, आप जो बहुत एक्सपीरियंस होल्डर है आदमी, आप काफ़ी तजुर्बेकार हैं, एक सवाल आपसे अलग से ही करना चाहता हूँ, इस समय में ये वार होने के क्या मतलब होता है, क्या औचित्य है ये वार होने का? देखिए, वार जो भी है वो सब पावर के खेल हैं, समझ गए? कि कभी कोई अपनी पावर दिखाता, कोई अपनी पावर दिखाता, लेकिन पिछले तक नॉर्मल आदमी रहा है, समझ गए? आजकल के दौर में ऐसे समय में जब पेंडेमिक से निकल रहे हैं अभी, तो ऐसे समय सवाल ही नहीं पैदा होने नहीं चाहिए था। इस वक्त तो आदमी खड़ा है अपने पैरों पे, बहुत बड़ी बात है। पैसे उसके पास नहीं है, नौकरी उसके पास नहीं है, समझ, सेहत से वो आधा हो चुका है, समझ गए? तो इस वक्त में तो वार की कोई सिचुएशन ही नहीं है। अब किसने क्या क्रिएट करा, उसको कहाँ हाइप करा, उसमें कितनी हवा दी किसने, ठीक है, किसने क्या रोल अदा करा, कोई न्यूट्रल रहा, कोई दोनों तरफ बैलेंसिंग कर रहा है, लेकिन चलो सारी चीज़ें थी, लेकिन कम से कम अपने अपनी जगहों को सेव तो करो। ये बच्चे फ्यूचर हैं इस कंट्री का, कल को ये पढ़ लिख के आएंगे, ठीक है, तो हमें थोड़ी इनसे पैसे कमाने हैं। दोबारा ऐसे बच्चे को भेजेंगे वहाँ पे नॉर्मल होने के बाद? भाई जब इनकी हिम्मत कह रही है तो हम इनके साथ हैं। एक माँ बाप होने के नाते तो हम डरते हैं, टू बी फ्रैंक, हम नहीं भेजने चाहेंगे एक माँ बाप होने के नाते। और अगर ये गवर्नमेंट यहाँ पर फैसिलिटी पैदा कर दे तो हमें ज़रूरत ही क्या भेजने की। ये बात आपने बहुत अच्छी कही है कि गवर्नमेंट, ये बहुत से लोगों ने कही है, बहुत से गार्जियन से ये बात कही है कि गवर्नमेंट अगर ये फैसिलिटी पैदा कर दे तो हम अपने बच्चों की भेजें। मतलब किस टाइप की फैसिलिटी चाहते हैं? भाई लोग ये कहते हैं कि साहब वहाँ पर 20 लाख में 25 लाख में हो जाता है, ठीक है, मैं भी यहाँ पर लोगों से बात करता हूँ तो कहते हैं हाँ साहब अगर करोड़ का है तो 20 लाख उसमें फीस है, 80 लाख डोनेशन है, ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ कि उसकी जगह पे गवर्नमेंट हर शहर में 3 मेडिकल कॉलेज हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बना दे, ठीक है, कम से कम 3 से 4-5 हज़ार बच्चा एक यूनिवर्सिटी में आ जाएगा। अगर आपकी 20,000 की अगर फीस है आपकी, तो आप खुल के 10 लाख डोनेशन ले लो, लीगल ले लो, करप्शन खत्म।
आपने ईच अगर 5,000 बच्चा एक यूनिवर्सिटी में पढ़ता भी है, या मैं कहता हूँ मिनिमम पकड़िए 2,000 बच्चा एक यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ता है, ठीक है, आपने 10 लाख ईच कैंडिडेट यू आर गेटिंग अ डोनेशन, लीगल डोनेशन, ठीक है, विद इन 5 years you should complete everything. You don't have you are hassle free. You don't have to think for anything. एटलीस्ट बच्चा सेफ तो है, माँ बाप भी सेफ है, माँ बाप को भी डर नहीं है, बच्चा आपके कंट्री में मौजूद है, यहीं पर पढ़ेगा, यहीं पर बच्चा सामने है तो माँ बाप सामने है, हाँ। और जो बच्चे वहाँ पर हम खाली फीस ही थोड़ी पे करते हैं, हॉस्टल का भी पे करते हैं, खाने का भी पे करते हैं, तो वो सब यहीं पर ही, तो उस सबसे लोगों को फायदा पहुँचेगा। किसी को आप खाने का कॉन्ट्रैक्ट देंगे, किसी को आप हॉस्टल का कॉन्ट्रैक्ट देंगे, तो यहाँ के लोगों को एक एम्प्लॉयमेंट भी होगा, उनको मिल गई एक तरह से एम्प्लॉय हो गए जी। ये युद्ध जो है, वैसे तो सामने से युद्ध दिखाई दे रहा है, दो मुल्कों का युद्ध है, लेकिन इस जैसे सभी लोगों का आकलन है कि ये बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगा, पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचाएगा। आप क्या देखते हैं इसकी? देखिए, जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, जिस तरह से बातें हो रही हैं और जिस तरह के एक्शंस हैं, तो जाहिर सी बात थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ को जा रही है खेली है। अब यहाँ पर हर आदमी नरमी करता है तो ठीक है, और नहीं करेगा तो फिर तो उस तरफ को जाने ही खेल को, क्योंकि ना आप झुक रहे हो ना मैं झुक रहा हूँ, तो आप मुझे मारेंगे मैं आपको मारूंगा, ये हो गया। और वही हालात दिख रहे, नाटो 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 सुन रहे, नाटो के चक्कर में आम आदमी बर्बाद होने लग रहा है, बच्चे मार रहे, बच्चों ने क्या करा है, चाहे वहाँ क्यों चाहे हमारे बच्चे तो बच्चे, सिविलियन तो सिविलियन का कोई छोड़ी रोल होता है, रोल तो गवर्नमेंट का होता है, तो मर तो सिविल हो गया, गवर्नमेंट के कितने लोग मर जाते हैं, सेफ। बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बच्चे वहाँ पर अभी भी फंसे हुए हैं, अभी भी अगर इंडियन गवर्नमेंट प्रॉपर तरीके से अपने ट्रेंड स्टाफ भेज दे, देखिए आपको अभी वो बोलो कि गली में गोली चल रही है, आप भी नहीं निकलेंगे गली में, सही बात, मुझे तो छोड़ दें, इनको तो छोड़ दें, आप भी नहीं जाएंगे। वो बच्चे कैसे निकल जाए जहाँ बॉम्ब ब्लास्ट का कोई पता नहीं है, जहाँ पर वो बम्बार्टमेंट का पता नहीं है, जहाँ पर मिसाइल का पता नहीं है, स्नाइपर्स हैं वहाँ पर शूटिंग का पता नहीं है, कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं बच्चों से? आपको तो बाकायदा 72 टाइप की गाड़ी होनी चाहिए आपके पास, खास लोकेशन पे पहुंचे उनको वहाँ से उठा के और बॉर्डर पे लाएगा, ये तो करना पड़ेगा, वरना बच्चे मर जाएंगे। वो शहनवाज भाईगन ने जो बातें रखी हैं वो बहुत जायज़ बातें हैं, सही हैं अपनी जगह पर। उनका कहना यह है कि सरकार के खाली प्लेन जाते हैं, इस तरह से अपने एक्सपर्ट यहाँ से भेजें जो बच्चों को जाके हौसला बढ़ाएं, उनको मोटिवेट करें, और धीरे धीरे जिस तरह से सरकार लेके आ रही है, अपने प्लेन मुहैया करा रही है, वहाँ पर लेकर आएँ। सवाल सबसे बड़ा ये पैदा होता है जब शहनवाज भाई जैसे एक आम आदमी के जहन में ये बातें आ सकती हैं, तो क्या सरकार की मशीनरी के पास में इसमें के कोई लोग नहीं है जो ये बातें सोचे और सरकार को इस बात का मशवरा दें? रामपुर से क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ के लिए मैं आरिफ खान। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।